Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic cell injury. Before we start cell injury, we discuss what is the basic definition of cell. Cell is the basic structural and functional unit of our body. So now I will discuss about what is the definition of cell injury. Cell injury is defined as a variety of stressor a cell encounters as a result of changes in its internal and external environment. Means जो सेल इंजरी होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सेल में फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं अगर उसमें किसी भी तरीके के वैरायटी ऑफ स्ट्रेसर्स को लगाया जाता है जो कि किसी भी वेरियस एटियोलॉजिकल एजेंट या कॉजेटिव एजेंट के थ्रू सेल में लगाया जाता है और उस वजह से सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो जाते हैं और इसे हम सेल इंजरी बोलते हैं। सेल इंजरी में जो सेल होता है उसकी फिजियोलॉजिकल मतलब जिस तरीके से वो वर्क करता है या फिर उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब सेल के शेप साइज स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं जब सेल में किसी भी तरीके का वैरायटी ऑफ स्ट्रेसर लगाया जाता है और जिस वजह से सेल का जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें चेंजेस हो जाते हैं और इसे हम सेल इंजरी बोलते हैं। All the cell of the body have inbuilt to deal with changes in external environment and internal environment। जो हमारी सेल होती है उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है कि वो डील कर लेती है जो भी उसमें इंटरनली या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे। The cell maintain their normal homeostasis as cell encounters फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर और पैथोलॉजिक स्टिमुलाई। जो सेल होती है वो अपना जो नॉर्मल उसका होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म होता है मतलब जो इक्विलिब्रियम वो मेंटेन करके रखती है वो अगर किसी भी तरीके से फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर या फिर पैथोलॉजिकल या किसी माइक्रोबियल कंटामिनेशन के थ्रू वो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की पहले खुद से ही कोशिश करती है और उसके लिए वो अडेप्टेशन कंडीशन में चली जाती है। लेकिन जब सेलुलर अडेप्टेशन जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीड हो जाती है तो उस कंडीशन में सेल इंजरी कॉज हो जाती है। सेलुलर अडेप्टेशन बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी सेल होती है उसमें जो भी फिजियोलॉजिकल या मार्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं अगर स्ट्रेस कुछ पर्टिकुलर टाइम तक के लिए उसमें लगाया जाता है तो वो चेंज हो जाते हैं लेकिन जैसे ही स्ट्रेस को हम रिमूव आउट कर देते हैं सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है उसे हम सेलुलर अडेप्टेशन बोलते हैं। द सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस में वेरी एंड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग टू वेरिएबल्स। जो सेलुलर रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्ट्रेस की वजह से जो लगता है वो बेसिकली दो चीज़ों पे या दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। पहला तो ये कि होस्ट फैक्टर मतलब किस तरीके का सेल या टिश्यू वो इन्वॉल्व है किस तरीके के सेल या टिश्यू में वो स्ट्रेसर लग रहा है। सेकेंड पॉइंट है फैक्टर पार्टिनिंग टू इंजूरियस एजेंट्स दैट इज एक्सटेंड एंड टाइप ऑफ सेल इंजरी मतलब किस तरीके के जो इंजूरियस एजेंट्स हैं जिसकी वजह से हमें सेल इंजरी कॉज हो रही है और वो जो इंजूरियस एजेंट्स हैं या पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो कितनी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक स्ट्रेस को बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस वजह से किस तरीके की सेल इंजरी हमारी बॉडी में कॉज हो रही है। बेसिकली जो सेलुलर रिस्पॉन्स होता है वो सेल इंजरी को 3 टाइप्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट वन है when there is altered functional demand the cell may adapt to the change which are expressed morphologically which then revert back to normal after the stress is removed that is cellular adaptation। मतलब अगर हमारी बॉडी में जो फंक्शनल डिमांड होता है वो इंक्रीज हो जाएगा या अल्टर हो जाएगा तो सेल जो होती है वो
अपने आप को अडैप्ट करने की कोशिश करती है उन चेंजेस में, और वो मार्फोलॉजिकली चेंज हो जाती है। मतलब जो उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर होता है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए चेंज हो जाता है, अगर बॉडी में फंक्शनल डिमांड बढ़ता है या फिर घटता है तो। और जैसे ही उस स्ट्रेस को हम रिमूव आउट कर देते हैं तो जो सेल होती है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, और इसको हम बोलते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। When the stress is mild to moderate, the injured cell may recover, that is reversible cell injury. अगर जो स्ट्रेस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में होता है, तो जो भी इंजर्ड सेल होती है उसमें हीलिंग और रिपेयर कंडीशन आती है, और इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी. While persistent and severe form of cell injury may cause cell death, that is irreversible cell injury. अगर जो भी स्ट्रेसर है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म में है या फिर बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उसको परसिस्ट कराया गया है सेल में, तो वो बेसिकली सेल डेथ कॉज कर देता है, जिसमें कि दो कंडीशंस आती हैं, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस. नेक्रोसिस मीन्स उसमें सेल्स का डीजनरेशन हो जाता है, मतलब सेल्स में रप्चरिंग हो जाती है, और एपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ, जिसमें जो सेल होती है उसमें उसकी पूरी ही डेथ हो जाती है, और इन दोनों कंडीशंस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी. The residual effect of irreversible cell injury may persist in the cell as evidence of cell injury at subcellular level, that is subcellular changes, and metabolites may accumulated within the cell, that is intracellular accumulation. जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसमें जब भी स्ट्रेस को हम माइल्ड टू मॉडरेट टाइम तक सेल के अंदर लगाते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं सेल में, जैसे कि उसके सब सेलुलर लेवल में चेंजेस हो जाता है, या फिर उसमें मेटाबोलाइट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसको हम लोग इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं. इन दिस डायग्राम यहाँ पे जो नॉर्मल सेल है वो होम्योस्टेसिस अपनी जो कंडीशन है वो मेंटेन करके रख रही है, मतलब उसकी बॉडी में जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो नॉर्मलाइज है. जब बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन होती है तो सेल जो होती है वो अडेप्टेशन कंडीशन के लिए चली जाती है. अडेप्टेशन में जो सेल होता है उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं. अगर अडेप्टेशन की जो कंडीशन है उसमें इनएबिलिटी आ जाती है, मतलब जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा सा सीवियर हो जाता है और जो सेल होती है वो अडेप्टेशन कंडीशन नहीं कर पाती है, या फिर इंजूरियस स्टिमुलेंट्स की वजह से सेल इंजरी कॉज हो जाती है. वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है. अगर सेल इंजरी माइल्ड कंडीशन में है तो उसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है, और अगर वो सीवियर और प्रोग्रेसिव स्टेट में है तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है, जिसमें कि दो कंडीशंस होती हैं, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, और सेल डेथ कॉज हो जाती है. देयर इज ए अनदर डायग्राम दैट इज सेलुलर रिस्पॉन्स टू सेल इंजरी. इसमें क्या होता है कि अगर हमारी कोई नॉर्मल सेल है, अगर उसमें इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड हो रहा है या स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा लग रहा है तो उसमें सेलुलर अडेप्टेशन की कंडीशन आ जाती है. अब इसको भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में डिक्रीज स्ट्रेस की कंडीशन है तो हाइपोट्रॉफी और एट्रॉफी कंडीशन होती है, जिसमें जो सेल का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है. अगर हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस का डिमांड है वो इंक्रीज़ है तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया कंडीशन होती है, जिसमें हाइपरट्रॉफी मतलब होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, और हाइपरप्लेसिया मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल. अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन में चेंजेस होते हैं तो बेसिकली मेटाप्लेसिया और डिस्प्लेसिया कंडीशन होती है, और इसमें जो बॉडी का फंक्शन होता है, फंक्शन डिमांड या फिर एपिथेलियम कंडीशन, उसमें चेंजेस हो जाते हैं. अगर अडेप्टेशन कंडीशन होती है और उसमें इस तरीके की मार्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं सेल में, और स्ट्रेस एक टाइम पीरियड के बाद अगर रिमूव्ड आउट कर दिया जाता है तो जो हमारी सेल होती है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाती है. अगर बॉडी में माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस कंडीशन होती है तो उस वजह से रिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज होती है, जिसमें सेल्स में डीजनरेशन हो जाता है, मतलब सेल्स रप्चर होने लगती है. सब सेलुलर अल्ट्रेशन हो जाता है, मतलब जो सेल्स के अंदर का पार्ट होता है उसमें अल्ट्रेशन हो जाता है. इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब जो बाहर से मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका एक्यूमुलेशन सेल में हो जाता है. और
अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद स्ट्रेस को रिमूव्ड आउट कर दिया जाता है तो रिपेयर और हीलिंग कंडीशन हो जाती है, जिसे हम रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। अगर जो स्ट्रेस कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती है या फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उसे प्रोड्यूस कराया जाता है सेल में, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज होती है। इसमें बेसिकली नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस कंडीशन होती है और सेल डेथ कॉज हो जाती है। ईटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या पॉजिटिव एजेंट होते हैं सेल इंजरी होने के लिए। द सेल में बी ब्रॉडली इंजर्ड बाय टू मेजर वेज। जो सेल होती हैं वो बेसिकली दो तरीके से इंजर्ड होती हैं। फर्स्ट वन है जेनेटिक कॉज और दूसरा है एक्वायर्ड कॉज। जेनेटिक कॉज जो होता है वो बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, और एक्वायर्ड कॉज के अंदर कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है हाइपोक्सिया और इश्चीमिया, फिजिकल एजेंट्स, chemical agents and drugs, microbial agents, immunological agents, nutrition dearrangements और psychological diseases। हाइपोक्सिया एंड इश्चीमिया। जो हाइपोक्सिया कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर और कॉमन कॉज होता है सेल इंजरी या सेल डेथ का। बेसिकली लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई को हम बोलते हैं इश्चीमिया, और वो बेसिक कॉज होता है हाइपोक्सिया, क्योंकि हाइपोक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। और बेसिकली जो हाइपोक्सिया होता है वो कार्डियो रिस्पायरेटरी फेल्योर या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से हो जाता है, या फिर जो हाइपोक्सिया होता है वो एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन को भी इम्पेयर कर देता है, मतलब उसकी वजह से एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। फिजिकल एजेंट्स, दीज इंक्लूड्स मेडिकल इंजरी और मैकेनिकल इंजरी। रोड एक्सीडेंट, मतलब अगर रोड एक्सीडेंट की वजह से हमें किसी भी तरीके की हमारी सेल में डीजनरेशन हो रहा है तो वो फिजिकल एजेंट्स के अंदर आएंगे। इसके अलावा कुछ थर्मल ट्रामा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो टेम्परेचर कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है और कोल्ड या बर्न कंडीशन हो गई है, या फिर रैपिड चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ भी रैपिड चेंजेस हो गए हैं, या रेडिएशन या इलेक्ट्रिसिटी या शॉक कंडीशन है, तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर हमें सेल इंजरी होती है तो वो सारे फिजिकल एजेंट्स के अंदर आते हैं। केमिकल एजेंट्स, इवन इंक्रीजिंग लिस्ट ऑफ केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग कॉजिंग सेल इंजरी। जो केमिकल एजेंट्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल इंजरी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ केमिकल पॉइजन्स होते हैं, जैसे साइनाइड हो गया, आर्सेनिक, मरकरी, स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कलाई, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये भी सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इन्फेक्शियस एजेंट, बेसिकली जो इंजरीज होती हैं वो माइक्रोब्स के इन्फेक्शन की वजह से या फिर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, इन सब के इन्फेक्शंस की वजह से भी हो जाती हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, जो इम्यूनिटी होती है हमारी वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है सेल इंजरी में, क्योंकि जो भी बॉडी की जो भी सेल या टिश्यू होती है वो जो इंजूरियस एजेंट्स होती हैं उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, वो किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को लेकर हो सकती है। लोग एस्प्रिन या फिर अलग अलग तरीके की ड्रग्स को लेकर एलर्जिक हो जाते हैं, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें कि बॉडी में फॉल्स एंटीबॉडी जनरेट होती है और वो बॉडी की सेल्स को मिस्टेकनली उनकी डेथ कॉज कर देती है, उनको मारने लगती है। तो इस तरीके की अगर रिएक्शंस होती हैं तो उन्हें हम इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस बोलते हैं, और ये भी सेल इंजरी के लिए बेसिक फैक्टर होता है। जेनेटिक डीअरेंजमेंट्स, यहाँ पे कुछ न्यू इनबॉर्न एरर्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के, जिसमें कि एंजाइम एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया होता है तो वो इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो आरबीसी का शेप एंड साइज होता है वो चेंज हो जाता है लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से, और वो सिकल शेप की हो जाती है। या फिर कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन कंडीशन हो गई या डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है, तो ये सारी जो होती हैं बाय बर्थ कंडीशंस होती हैं, और ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से बेसिकली कॉज होती हैं। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, किसी भी स्टेट में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी या फिर एक्सेस अमाउंट की वजह से भी हमें सेल इंजरी कॉज हो जाती है या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाता है। बेसिकली जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है वो बेसिकली
प्रोटीन, मिनरल्स या फिर ट्रेस एलिमेंट की डिफिशियंसी की वजह से होती है। उस वजह से हमें अलग-अलग तरीके की डिजीज़ेज़ कॉज़ हो जाती हैं और जिस वजह से सेल इंजरी भी होती है। या फिर अगर हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिशन लेती है तो उस वजह से ओबेसिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज़ या हाइपरटेंशन कंडीशन हो जाती है और इन सब रीजंस की वजह से भी सेल इंजरी कॉज हो जाती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो लास्ट पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी में लिवर डैमेज कंडीशन हो जाती है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कंडीशन हो जाती है, जिसमें जो हमारा लंग होता है वो डैमेज हो जाता है, या लंग कैंसर हो जाएगा, या पेप्टिक अल्सर कंडीशन हो जाएगी, हाइपरटेंशन कंडीशन हो जाएगी, या फिर इश्चेमिक हार्ट डिजीज़ हो जाएगी। तो इन सब डिसऑर्डर्स की वजह से भी हमें सेल इंजरी कॉज हो जाती है। थैंक यू।